Okay, so now let us solve question number 23. Suggest the most important type of intermolecular attractive interaction in the following pairs. तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो एक से ज़्यादा टाइप की भी इनके बीच में एग्जिस्ट कर सकती हैं, पर उनमें जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसको हमें यहाँ पर मेंशन करना है. तो देखिए, फर्स्ट इज एन हेक्सेन एंड एन ऑक्टेन. तो एन हेक्सेन और एन ऑक्टेन दोनों ही एल्केन फैमिली के मेंबर्स हैं, और एल्केन आर बेसिकली नॉन पोलर. इसमें कोई पोलैरिटी नहीं होती, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वाला ग्रुप यहाँ पर नहीं है. तो नॉन पोलर में ना तो डाइपोल डाइपोल आ सकता है, ठीक है. यहाँ पर क्या रहेंगी? वीक वॉन डर वाल्स फोर्सेस. तो इट विल हैव वीक वॉन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. तो वॉन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो सभी में एग्जिस्ट करती हैं, पर यहां पर सिर्फ यही होंगी, इसके अलावा और कोई भी फोर्स नहीं होगी. सेकंड पेयर देखते हैं I2 एंड CCl4 में. तो इसमें भी क्योंकि कार्बन टेट्रा क्लोराइड ओवरऑल नेट डाइपोल मोमेंट इसका देखा जाए तो नेट डाइपोल मोमेंट इसका 0 है, और I2 का भी कोई नेट डाइपोल मोमेंट 0 है. तो दोनों में ओवरऑल कोई पोलैरिटी नहीं है, तो इसकी वजह से इसमें भी कोई डाइपोल डाइपोल टाइप की फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करेंगी. तो इसमें भी वीक वॉन डर वाल्स फोर्सेस. नाउ थर्ड केस, सॉरी C, NaClO4 एंड वाटर. अब देखिए, NaClO4 बेसिकली क्या है? आप ये बोल सकते हैं कि HClO4 प्लस NaOH को मिला के क्या बनेगा? NaClO4 प्लस H2O वाटर. तो HClO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस. तो ये क्या है? सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. तो सॉल्ट को जब आप पानी में डालेंगे तो ये Na पॉजिटिव अलग होंगे और ClO4 नेगेटिव अलग होंगे, और जो केटायन है Na पॉजिटिव, उसको चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? सराउंड कर लेंगे. तो यहां पे केटायन को ऑक्सीजन की तरफ से अट्रैक्शन मिलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है. तो वाटर में क्या होता है? वाटर में एक डाइपोल मूवमेंट होती है, क्योंकि ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और दोनों हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा. तो आयन और ये है डाइपोल. तो ये कौन सी अट्रैक्शन बनेगी? आयन डाइपोल अट्रैक्शन. वैसे ही जो नेगेटिव चार्ज है ClO4 नेगेटिव, उसको कौन अट्रैक्ट करेगा? हाइड्रोजन्स. चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन वाली साइड है वो नेगेटिव पार्ट को अट्रैक्ट करेंगी, क्योंकि हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज होता है? पार्शियल पॉजिटिव. तो इनके बीच में भी आयन डाइपोल है. तो यहां पर आंसर होगा आयन डाइपोल फोर्सेस. देन फोर्थ पार्ट, D इज मिथेनॉल एंड एसीटोन. तो देखिए, मिथेनॉल इज CH3OH. तो यहां पर डाइपोल होगी, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है. और क्या ये स्ट्रेट होगा? नहीं, इट इज़ नॉट अ लीनियर मॉलिक्यूल. इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज बेंट जस्ट लाइक वाटर, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर भी होंगे. तो डाइपोल्स की डायरेक्शन देखें तो एक डाइपोल ऐसे होगा, एक डाइपोल इस तरफ होगा, और लोन पेयर की वजह से भी. तो इसमें नेट डाइपोल मोमेंट आएगी, और मिथेनॉल की जो नेट डाइपोल मोमेंट होती है दैट इज अराउंड 2.87. और एसीटोन की बात करें तो एसीटोन में भी डाइपोल मोमेंट होती है, इस तरफ होगी, और कार्बन कार्बन के बीच में थोड़ी सी डाइपोल मूवमेंट होगी, क्योंकि कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. तो दोनों में डाइपोल है, मतलब इसकी भी नॉन जीरो है. आई डोंट रिमेंबर द वैल्यू एग्जैक्टली. तो इन दोनों में डाइपोल डाइपोल तो डाइपोल एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो फोर्सेस कौन सी आएंगी? डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन.
फिर नेक्स्ट देख सकते हैं हम एसीटोनाइट्राइल एंड एसीटोन। तो एसीटोनाइट्राइल, देखिए एसीटोनाइट्राइल में क्या होगा, एसीटोनाइट्राइल मीन्स CH3CN एंड एसीटोन तो हमने अभी लिखा। तो एसीटोनाइट्राइल में भी डायपोल मोमेंट होती है, क्योंकि यहाँ से डायपोल मोमेंट इस तरफ जाएगी, क्योंकि कार्बन sp हाइब्रिडाइज कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कंपेयर टू sp3, और नाइट्रोजन उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके पास एक लोन पेयर भी है। ठीक है, तो एसीटोनाइट्राइल की जो नेट डायपोल मोमेंट आती है दैट इज अराउंड आई गेस 3.66। ठीक है, तो ये वैल्यूज यहां पर हैं। सॉरी, दिस इज नॉट 3.66, आई जस्ट कंफर्म दिस इज 3.44। तो स्टिल इट इज मोर देन मिथेनॉल। और एसीटोन में भी हमें पता है कि एसीटोन में भी डायपोल मोमेंट होती है। तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में भी कौन सी फोर्सेस होंगी, डायपोल डायपोल फोर्सेस। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन एसीटोन इज 2.69। ओके, तो आपको इससे एग्जैक्ट पता चल जाता है कि किस में कितनी ज्यादा पोलैरिटी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी इन एन ऑक्टेन। अब हमने एक रूल पढ़ा होता है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, कि जो पोलर है वो पोलर में डिजॉल्व होता है, जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में डिजॉल्व होता है। तो एन ऑक्टेन कैसा है, नॉन पोलर है, तो इसमें वही डिजॉल्व होंगे जो नॉन पोलर हैं या जो लेस पोलर हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो पोलैरिटी डिक्रीजेस, किस ऑर्डर में डिक्रीज करेगी, ये सारे साइक्लोहेक्सेन, KCl, CH3OH और CH3CN। देखिए KCl यहां पर आयनिक है तो सबसे ज्यादा पोलर होगा, सबसे ज्यादा इसके ऊपर, क्योंकि एग्जैक्ट K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है तो आयन आयन है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा पोलैरिटी होगी। उसके बाद CH3OH और CH3CN में अभी मैंने आपको वैल्यूज दी कि CH3OH की डायपोल मोमेंट होती है 2.87 और CH3CN की होती है 3.44। तो इनमें CH3CN ज़्यादा पोलर है। और साइक्लोहेक्सेन में कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है तो वो सबसे कम पोलर होगा। तो यहाँ पर पोलैरिटी डिक्रीज करेगी। सबसे ज़्यादा पोलर क्या है, KCl, उसके बाद CH3CN, देन CH3OH और फिर साइक्लोहेक्सेन। तो जो सबसे कम पोलर होगा वो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज एज, तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन सा है, साइक्लोहेक्सेन क्योंकि लीस्ट पोलर है, देन CH3OH, देन CH3CN और लास्ट में KCl। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज among the following compounds identify which are insoluble, partially soluble and highly soluble in water। तो water पोलर है और like dissolves like के अकॉर्डिंग पोलर में पोलर डिजॉल्व होना चाहिए। ओके, तो हम सबका एग्जांपल लेते हैं। पहले फिनोल देखिए, तो फिनोल में क्या है, हमारे पास बेंजीन रिंग है और OH ग्रुप है। OH ग्रुप की वजह से क्या होगा, H बॉन्डिंग करेगा पानी के साथ। ठीक है, तो इसकी वजह से डिसॉल्व होगा। पर ये जो बेंजीन है, बेंजीन इज अ नॉन पोलर, तो एक बड़ा पार्ट मॉलिक्यूल का नॉन पोलर है जबकि एक पार्ट OH पोलर है और साथ में वाटर के साथ H बॉन्डिंग भी करता है। तो इसकी वजह से आंसर क्या होना चाहिए, पार्शियली सॉल्युबल। मतलब ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली इनसॉल्युबल होगा, ये होगा पार्शियली सॉल्युबल। देन सेकेंड इज टॉल्यूइन। अब टॉल्यूइन में तो बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली क्या है, CH3 लगा होता है, कोई पोलैरिटी नहीं है, तो इट्स अ नॉन पोलर। नॉन पोलर होगा तो इनसॉल्युबल। थर्ड इज फॉर्मिक एसिड, HCOOH।
फॉर्मिक एसिड, देखिए एसिड तो पानी में जाके अच्छे से डिजॉल्व होते हैं, और फॉर्मिक एसिड एक अच्छा एसिड है, मतलब स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग तो नहीं बट स्टिल स्ट्रांग है। तो इट इज पोलर एंड फॉर्म्स H बॉन्ड्स विद वाटर। तो पोलर भी है, H बॉन्ड भी बनाता है, क्योंकि इसमें कोई इसमें बड़ा नॉन पोलर पार्ट भी नहीं है, कोई अल्काइल पार्ट भी नहीं है, सिर्फ H है और COH है, तो इसलिए ये होगा हाईली सॉल्युबल। फिर देखिए फोर्थ, इथाइलिन ग्लाइकोल दैट इज CH2 और दोनों पे OH ग्रुप लगे हैं, तो इसमें CH2 पार्ट मतलब जो नॉन पोलर पार्ट है वो कम है, पोलर पार्ट दो हैं, दो OH हैं, तो फॉर्म्स H बॉन्डिंग, ठीक है, विद वाटर, और साथ में पोलर भी है। ओके, तो इथाइलिन ग्लाइकोल भी क्या होगा, हाईली सॉल्युबल होगा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म इज CHCl3। तो क्लोरोफॉर्म में पोलैरिटी थोड़ी है, ठीक है, थोड़ी सी पोलैरिटी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कार्बन के साथ एक जगह H है, बाकी 3 पोजीशन पे Cl हैं, तो एक की पोलैरिटी Cl की इस तरफ जा रही है, एक की इस तरफ जा रही है, एक की इस तरफ, तो रिजल्टेंट अगर आप इसका लेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू इसकी नहीं आती, तो काफ़ी कम पोलर है, तो हम बोलते हैं इसको क्लोरोफॉर्म इज़ इनसॉल्युबल। ठीक है, क्लोरोफॉर्म रियलिटी में पानी में सॉल्युबल नहीं होता, एक सेपरेट लेयर पानी के ऊपर उसकी बन जाती है। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को भी आपको थोड़ा यूज़ करना पड़ेगा, सिर्फ जजमेंट बेस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। देन पेंटेनॉल 6,1। तो पेंटेनॉल में क्या होगा, देखिए 5 कार्बन की चेन होगी और OH ग्रुप है, तो OH ग्रुप की वजह से H बॉन्डिंग तो होगी, ये पार्ट H बॉन्डिंग करेगा, पर इतना लंबा नॉन पोलर पार्ट भी तो है, तो ये भी क्या होगा, पार्शियली सॉल्युबल। ओके, तो ये आपको चीज़ें याद भी रखनी है कि कौन कौन से ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, कौन से इनसॉल्युबल होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, इफ द डेंसिटी ऑफ सम लेक वाटर इज, ठीक है, डेंसिटी हमें यहां पर दी गई है 1.25 ग्राम पर ml। ओके, इसमें क्या है, 92 ग्राम ऑफ सोडियम पॉजिटिव आयन पर किलोग्राम ऑफ वाटर, मतलब आपने 1 kg वाटर लिया, उसमें क्या ऐड किया, 92 ग्राम सोडियम कैटायन Na पॉजिटिव, और मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। कितने किलोग्राम है, सॉल्वेंट तो ऑलरेडी 1 किलोग्राम दिया गया है, तो जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे वही मोलैलिटी होगी, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होंगे, 92 ग्राम दिया गया है, डिवाइड बाय, अब क्योंकि सोडियम है तो इसका एटॉमिक वेट लगेगा, ठीक है, तो एटॉमिक वेट कितना होता है इसका, 23, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 मोलल। मतलब यहाँ पर ये जो डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट या लाइन दी गई थी, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए बच्चे को कि डेंसिटी दी है, लेक वाटर है, Na पॉजिटिव है, क्या होगा। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट को पढ़ के 1 मिनट तक इसी के बारे में सोचेंगे कि डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम क्या करें, कैसे इसको रिलेट करें, ये आगे की स्टेटमेंट पढ़ेंगे ही नहीं, पहले सिर्फ इसी स्टेटमेंट को पढ़ के सोचने लग जाएंगे कि क्या हो सकता है, डेंसिटी के कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं। तो पहले क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ना होता है, फिर देखना है कि जो पूछा गया है उसके लिए कौन कौन सा डेटा रिक्वायर्ड भी है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में इररेलेवेंट डेटा दिया होता है, ठीक है, तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरह का क्वेश्चन आप JEE या नीट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल सॉल्व इन द नेक्स्ट लेक्चर।